मौसम विभाग ने 2 दिन का येलो अलर्ट किया जारी। पहाड़ी जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट। तीर्थ यात्रियों को सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्रालय जल्द करेगा सांस्कृतिक गांव की स्थापना। लोगों की आजीविका बढ़ाने की जाएगी सांस्कृतिक गांव की स्थापना। वाहन खरीद फरोख्त के नाम पर निजी कंपनी के कर्मचारी ने की लाखों की ठगी। पीड़ितों ने दर्ज कराई शिकायत। जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में नहीं थम रही चोरी की वारदातें। पुलिस ने सिडकुल क्षेत्र में 4 चोरों को दबोचा। चोरी की वारदात को देने जा रहे थे अंजाम। और फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे पहुंचे देहरादून। दरबार साहिब में टेका मत्था। महंत देवेंद्र दास से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। खबरें उत्तराखंड की और बड़ी खबर देहरादून से लेंगे। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आज और कल हल्की से मीडियम बारिश हो सकती है। अलर्ट मोड पर प्रशासन आया है। तीर्थयात्रियों को सभी एडवाइजरी के निर्देश दे दिए गए हैं। यात्रियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर एक्टिव है। तो सभी तीर्थयात्रियों को पूरी तरह से सतर्कता बरतने के साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर है। 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये भी बताया जा रहा है कि आज और कल हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज और कल हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है। हमारे साथ कैलाश बिष्ट हमारे प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। कैलाश, तीर्थयात्रियों को भी निर्देश दिए गए हैं और बड़ी बात यह है कि मौसम में बदलाव का खामियाजा भी हमने देखा था। तीर्थयात्रियों को भी भुगतना पड़ा था। जो बाहर राज्य से लोग आ रहे थे उन्होंने भी भुगता था। बहरहाल अभी क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं ये जरूर हम जानना चाहेंगे। देखिए, 2 दिन का जो येलो अलर्ट है वो जारी किया जा चुका है मौसम विभाग की ओर से। और जिस तरीके से यात्रा अपने चरम पर है, यात्रा को लेकर लगातार इस वक्त जो प्रशासन है अलर्ट मोड पर है। चाहे हम बात करें यहाँ पर एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, आईटीबीपी की, तमाम यहाँ पर जो टीमें हैं वो सतर्क यहाँ पर हो चुकी हैं। और मौसम विभाग ने अलर्ट जो जारी किया है वो पहाड़ी जिलों में यहाँ पर किया गया है। और 4 धाम को लेकर इस वक्त जो सरकार है, सरकार बहुत ज्यादा संजीदा नजर आ रही है, बहुत ज्यादा गंभीर है। मुख्यमंत्री साफ तौर पर मॉनिटरिंग इसकी कर रहे हैं और खुद जो आपदा प्रबंधन जो यहाँ पर टीम है वो लगातार यहाँ पर संपर्क में है मुख्यमंत्री के। और क्योंकि 100 से ज्यादा मौतें अभी तक यात्रियों की हो चुकी हैं, इसलिए इस मामले को हल्के में नहीं ले रही है सरकार। बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया जा रहा है। अगर सत्र की बात करूं, सत्र के दौरान भी ये सवाल उठे थे, जिसको लेकर सरकार ने साफ तौर पर ये निर्देशित किया है तमाम अधिकारियों को कि किसी भी तरह की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर मैं मैदानी क्षेत्रों की बात करूं तो मैदानी क्षेत्रों में इसी को लेकर जो ऋषिकेश है, हरिद्वार है, यहाँ पर जो टीमें हैं लगातार बिना रजिस्ट्रेशन के किसी की भी एंट्री नहीं होने दी जा रही। किसी को भी बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा के लिए आगे फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है। और वहीं जो मुख्य जो चेकिंग पॉइंट्स हैं या फिर जो मुख्य स्टेशन है जहां से होकर यात्रा गुजरती है, वहां पर भी लगातार चेकिंग्स की जा रही हैं। वहां पर भी लगातार रजिस्ट्रेशन के नंबरों को देखा जा रहा है ताकि कोई भी यात्री बेवजह मूवमेंट ना करे और किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। क्योंकि आपने देखा कि
यहाँ पर जब बारिश होती है तो जाहिर तौर पर जो पहाड़ी जो रास्ते हैं और खास तौर पर केदारनाथ की मैं बात करूं, ट्रैक बहुत ही सकरा ट्रैक है। घोड़े खच्चर भी वहां से जाते हैं और पैदल यात्री भी वहां से सफर करते हैं। तो ऐसे में अगर बारिश होती है या फिर मौसम खराब होता है, ओलावृष्टि होती है या फिर स्नोफॉल कहीं होता है, तो ऐसे में जो रेस्क्यू जो टीमें हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, इनके लिए खासी दिक्कतें पेश आती हैं। तो इन दिक्कतों से बचने के लिए ही ये येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसका संज्ञान तुरंत प्रशासन ने लिया है। एक बात और जो पिछली बार सामने आई थी और स्वास्थ्य सचिव ने इस बात को कहा था कि बाहर से आने वाले यात्री जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी अवहेलना भी कर रहे हैं। और ये हमने देखा है कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, वहाँ का मौसम अलग होता है। स्पेशली अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें, वहाँ के जो यात्री आ रहे थे उन्हें खासी परेशानी हो रही थी। हमने देखा कार्डियक अरेस्ट की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। तो क्या अब ऐसी कोई खबर भी सामने आ रही है जिसमें तीर्थयात्री गाइडलाइंस को ना मान रहे हों, या वो भी जो सरकार की ओर से प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं उसको मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर ये आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है कि यहाँ पर जो गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं सरकार द्वारा और यहाँ पर स्वास्थ्य महकमे द्वारा, उनको फॉलो करना तीर्थयात्रियों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, ये जरूर यहाँ पर मानना होगा कि कुछ एक यात्री ऐसे निकले जो यहाँ पर गाइडलाइंस की फॉलो नहीं करते हैं, और एवज में क्या होता है कि या तो कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर ऐसे यात्रियों की मौत हो जाती है। और हमने पहले देखा भी है कि जिस तरीके से जिन यात्रियों का यहाँ पर टेस्ट नहीं करवाया गया था, जो यात्री यहाँ पर कोरोना के बाद आए लेकिन अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर नहीं आए, गुमराह उन्हें प्रशासन को किया, तो उनको उनकी यहाँ पर मौत यहाँ पर देखने को भी मिली है। और प्रशासन साफ तौर पर इसी को लेकर अलर्ट कर चुका है कि आप यात्रा में जरूर आए, लेकिन उससे पहले आप अपना स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराएं। और जिसका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं है तो उत्तराखंड के जो जितने भी यहाँ पर चेकअप सेंटर्स सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं, वहां पर जाकर आप अपना स्वास्थ्य परीक्षण जरूर करवा लें, ताकि इस तरह की कोई दिक्कतें पेश ना आए। डॉक्टर्स की बात हम जहां तक करें, डॉक्टर्स को लेकर हमेशा ही पहाड़ों में अभाव रहा है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि चारधाम यात्रा में डॉक्टर्स की कमी ना हो, इसलिए वहां पर सेंटर्स यहां पर कुछ खोले गए हैं। लेकिन यहां पर जब गाइडलाइंस ही फॉलो नहीं की जाएंगी तो ऐसे में स्वास्थ्य महकमा भी क्या कर सकता है? तो ये बहुत बड़ा सवाल। ये बहुत अहम बात आपने कही। और हमने ये भी देखा था कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए थे स्वास्थ्य विभाग को, पुलिस महकमे को, और तमाम वो जो बंदोबस्त में प्रशासकीय यहाँ पर तंत्र लगा हुआ है, तो इसमें हमने ये भी देखा था कि पहले आपका पूरा ट्रीटमेंट चेकअप होगा एक जगह पर, उसके बाद आपको एक बाकायदा कार्ड जारी किया जाएगा और उस कार्ड को आपको दिखाना होगा। तो इसकी ये भी काफी मतलब इम्पैक्ट किया है, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ रहे थे, लेकिन अब उसमें काफी कमी आई है। अगर हम बीते 10 से 15 दिनों की खास तौर से बात करें तो बिल्कुल, यहाँ पर जो टोकन सिस्टम की बात यहाँ पर आपने कही, वो बिल्कुल यहाँ पर टोकन सिस्टम को लागू कर दिया गया है। और इसकी वजह से अब ये फायदा हो रहा है, जो टीमें, जो प्रशासन की जो टीमें केदारनाथ में हैं, और अगर देहरादून से कोई आदमी जाता है या फिर किसी अन्य जगह से आता है, उसका जो टोकन सिस्टम है उसमें नंबर वहां पर लिख दिया जाता है, और टोकन जब वो देगा तब जाकर वो अपना यहाँ पर दर्शन कर पाएगा। तो यहाँ पर उस टोकन से ये फायदा है कि जो देहरादून की जो टीमें हैं या फिर जो केदारनाथ की टीमें हैं प्रशासन की, उन दोनों ही टीमों को आपस में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में दिक्कत नहीं आ रही है। टोकन की वजह से यहाँ पर यह हो गया है, जो बेवजह जो यात्री वहां पर जा रहे थे, यात्री खुद भी परेशान हो रहे थे, प्रशासन की टीमें भी परेशान हो रही थी। लेकिन अब जब से ये व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा, तो जाहिर तौर पर जो यात्री की जो मौतों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर थम चुका है। वो उसमें यहाँ पर जरूर एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिली। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हम भी यही मानेंगे कि यात्रियों की जो लगातार मौत हो रही थी, और अब शासन प्रशासन द्वारा जो महत्वपूर्ण गाइडलाइंस उनके लिए जारी की गई है, उसको वो फॉलो अवश्य करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जाने माने सिने अभिनेता हेमंत पांडे ने श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। इस दौरान श्री दरबार साहिब की आभा और देहरादून के इतिहास और नामकरण में श्री दरबार साहिब के महत्व को जानकर वे अभिभूत हो गए, जिसके बाद उन्होंने श्री दरबार साहिब के भित्ति चित्रों को भी करीब से देखा और उनके पौराणिक महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं उन्होंने श्री दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास महाराज से शिष्टाचार भेंट की, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हेमंत पांडे का उत्तराखंड से आत्मीयता का नाता है। वे समय समय पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास के लिए आते हैं।
हेमंत पांडे ने कहा कि श्री दरबार साहिब उत्तराखंड ही नहीं देश की एक अनमोल धरोहर है। ऐतिहासिक, दार्शनिक और धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़ी इस अनमोल धरोहर के दर्शन कर वे धन्य हो गए। कालाडूंगी में जिलाध्यक्ष ताराचंद्र घिल्डियाल की अध्यक्षता में लेखपाल संघ की एक बैठक हुई। जिले भर से आए लेखपालों ने कार्यक्षेत्र से अतिरिक्त सर्किल हटाए जाने की मांग की। जिलाध्यक्ष ने बताया कि तहसीलों में लेखपाल की कमी है, जिस कारण एक लेखपाल के पास 2 से 3 सर्किल है, जो लेखपालों की परेशानी का सबब बना हुआ है। अगर सरकार 10 दिनों के अंदर नहीं मानती है तो अतिरिक्त सर्किल के नाम का काम का बहिष्कार किया जाएगा। राज्य गठन के बाद से ही एक तो हमारे लेखपाल क्षेत्रों का पुनर्गठन नहीं हुआ है, लेकिन 2000 से लेकर अब तक 2022 तक लगातार जो जनसंख्या घनत्व तो बढ़ा है, तो उसका प्रभाव हमारे लेखपालों पर पड़ा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगभग 20 सालों से प्रत्येक लेखपाल अपने मूल क्षेत्र के अलावा अतिरिक्त लेखपाल क्षेत्रों पर भी काम कर रहा है। तो लगातार लैंड रिकॉर्ड्स के मामले हों या हमारे सर्टिफिकेट्स के मामले हैं, सेवा का अधिकार है, सीएम हेल्पलाइन है, विभिन्न आयोगों के जो मामले हैं वो समय से हम निस्तारित नहीं कर पा रहे, तो जिससे कहीं ना कहीं जनता का भी काम समय से नहीं हो पा रहा है और उसका एक प्रतिकूल प्रभाव कहीं ना कहीं समाज पर पड़ रहा है। तो हम सरकार से यह अपेक्षा कर रहे हैं, सरकार से हमारी बहुत पुरानी मांग है कि लेखपाल क्षेत्रों का जल्द पुनर्गठन हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देहरादून की। यहां पर खोदरी पावर हाउस की मशीन में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। 2 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। यमुना वैली के जनरल मैनेजर मोहम्मद गुलफिशान ने बताया कि आग में एक मशीन जल गई, 3 मशीनें सुरक्षित हैं। कुछ भी नहीं बता सकते, तो हम डैमेज को कितना हुआ है उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसके बाद बताएंगे। आग अभी बुझ गई है और स्थिति नियंत्रण में है। बाकी जो मशीनें हैं, 3 मशीनें, उनको चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी जो है उत्पादन स्टार्ट हो पाए, ये प्रयास है फिलहाल। तो बहाल करने के लिए तो किस तरह के सोल्यूशन हम लगाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सूचना मिली थी कि ये पावर हाउस का जो ट्रांसफार्मर है इसमें आग लग रही है, तो हमारी विकासनगर की डाकपत्र की जो फायर यूनिट है वो यहाँ पे एक गाड़ी लेके आए। जब मौके पे देखा तो काफ़ी ज़्यादा आग थी। तुरंत उन्होंने दूसरी गाड़ी बुलाई। मेरे द्वारा सेलाकुई फायर स्टेशन से और देहरादून फायर स्टेशन से एक फायर टेंडर और भेजा गया। इनका जो हाइड्रेंट था उसने थोड़ा देर तक कार्य किया और काफ़ी हद तक आग को कंट्रोल करके आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। आग का नुकसान तो अभी जांच के उपरांत बताया जाएगा। अभी तो संभावना ये हो रही कि अंदर इनका कोई डक्ट था जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और धमाका होने से वो ट्रांसफार्मर में आग लगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देहरादून की। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पेयजल और सीवर की समस्याओं को लेकर एक बैठक ली, जिसमें पेयजल निगम और जल संस्थान के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने खुले में बह रहे सीवर अपशिष्ट को सीवर लाइन से कनेक्ट किए जाने के निर्देश दिए। वहीं राजपुर क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए शिखर फॉल पर अलग से टैंक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मानसून से पहले पेयजल की समस्या का समाधान कर लिया जाए। नैनीताल की बात करते हैं। यहां पर राजकीय बीडी पांडे अस्पताल का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने निरीक्षण किया। कई वार्डों में भर्ती मरीजों का उन्होंने हाल चाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने भर्ती मरीजों को उपलब्ध कराई जाने वाली तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और तमाम जरूरी निर्देश अस्पताल को दिए। लोहाघाट के रोडवेज बस अड्डे के पास देवदार बनी में किए जा रहे हैं
सरकारी भूमि में अतिक्रमण की शिकायत रोडवेज के एजीएम नरेंद्र कुमार गौतम ने प्रशासन से की। मामले का संज्ञान लेते हुए लोहाघाट की एसडीएम रिंकू बिष्ट ने अतिक्रमण को ध्वस्त करने के आदेश दिए, जिसके बाद लोहाघाट के तहसीलदार विजय गोस्वामी के नेतृत्व में राजस्व विभाग, नगर पालिका और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और देवदार बनी में टैक्सी स्टैंड के लिए प्रस्तावित सरकारी भूमि में किए जा रहे अतिक्रमण को टीम के द्वारा ध्वस्त किया गया। आज सुबह एआरएम साहब ने एक अतिक्रमण का वीडियो डाला था हमारे लोहाघाट एडमिनिस्ट्रेशन वाले ग्रुप में। उसका संज्ञान लेते हुए मैंने राजस्व निरीक्षक लोहाघाट और टीम साहब को इसकी जानकारी दी और अभी वो जितना अतिक्रमण किया गया था वो सब ध्वस्त कर दिया गया है। तो सभी भी अगर ऐसे अतिक्रमण नगर अंतर्गत आएंगे तो उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महोदय के निर्देश के अनुसार जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है जारी है और राजस्व विभाग की टीम जो है यहाँ मौजूद है। ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। गदरपुर में ब्लड बैंक की मांग को लेकर उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी को खून से लिखा पत्र दिया गया। ये पत्र ब्लड बैंक कहलाने वाले व्यापारी मंडल के महामंत्री संदीप चावला ने लिखा। चावला शहर में लंबे समय से ब्लड बैंक की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सामुदायिक सभासद प्रतिनिधि संजीव झाम सहित कई लोगों के साथ प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सांकेतिक धरना दिया और सभी के सामने अपना रक्त निकालकर डीएम को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा और उसे तहसील प्रशासन को सौंपा। पत्र में उन्होंने लिखा कि लंबे संघर्ष के बाद गदरपुर को मिनी ब्लड बैंक की स्वीकृति मिली थी। मशीन और तमाम तैयारियों के बावजूद स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण 2 साल बीत जाने के बाद भी ब्लड बैंक में ताला लटका हुआ है। ब्लड बैंक की मांग लगातार चली आ रही है, जिसपे प्रशासन द्वारा गदरपुर में मिनी ब्लड बैंक शुरू करने के लिए सारे उपकरण इत्यादि भेज दिए गए। कमरा मिनी ब्लड बैंक का तैयार कर दिया गया, लेकिन पिछले 2 सालों से उस ब्लड बैंक पे ताला लटका है। प्रशासन से कई बार मांग की गई कि इस ताले को तो खोलकर यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की जाए और मिनी ब्लड बैंक को प्रारंभ किया जाए। आज से 2 महीने पहले भी हमने सांकेतिक धरना दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने आज 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर अपने रक्त से पत्र माननीय जिलाधिकारी को लिखा है और उस जिलाधिकारी जी से मांग करते हैं कि वे जो है तत्काल प्रभाव से गदरपुर में मिनी ब्लड बैंक शुरू करें ताकि लोगों के जीवन बचाया जा सके। उधम सिंह नगर के खटीमा में आखिरकार वन विभाग ने रहवासी गांवों में आतंक मचा रहे बाघ को पकड़ लिया। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और पशु चिकित्सकों की टीम की मदद से वन विभाग को बाघ पकड़ने में सफलता मिली। सुरई वन क्षेत्र के सीमांत गांव में बाघ ने अपना आतंक मचा रखा था। वहीं वन विभाग भी घटना के बाद से ही पिंजरा लगाकर कैमरा ट्रैप और ड्रोन के जरिए बाघ को पकड़ने में लगा हुआ था। बाघ को ट्रैंकुलाइज की मंजूरी मिलने के बाद 4 घंटे की कड़ी मशक्कत से पिंजरे में कैद कर लिया गया और बाघ को सुरक्षित नैनीताल जू भेज दिया गया। घास काटने गया था जिसका नाम रोहित था, जिसको बाघ द्वारा मार दिया गया था। इसमें पुष्टि हुई थी कि इसको बाघ द्वारा मारा गया। उसके पश्चात से हम लगातार इस बाघ के ऊपर निगरानी कर रहे थे और इसकी लोकेशन हम ट्रेस कर रहे थे। उच्च अधिकारियों द्वारा इसे पिंजरा लगाकर पकड़ने की परमिशन दे दी गई और उसी क्रम में हमने इसे पिंजरा लगाकर इसकी पकड़ने का प्रयास किया। सफलता मिलती गई और हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिली और उसमें इसकी एग्जैक्ट हमें आइडेंटिटी मालूम हो गई। लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हम इसको ट्रैंकुलाइज करने में सफल रहे और तत्पश्चात रेस्क्यू कर हम इसके आगे की कार्रवाई करने का क्रम जारी रखते हैं। लोहाघाट में रोडवेज बस स्टैंड पर खाई में गिरे एक यात्री को पुलिस कांस्टेबल ने यात्रियों की मदद से बाहर निकाला। गनीमत रही कि यात्री बीच में ही पेड़ से लटक अपने आप को गिरने से बचाता रहा, नहीं तो उसे बचाना बेहद ही मुश्किल होने वाला था।
बता दें, बस स्टैंड के पीछे साइड रेलिंग न होने से यात्रियों के गिरने का खतरा बना हुआ है। इससे पहले भी 1-2 हादसे हो चुके हैं। इस पर लोगों ने प्रशासन और नगर पालिका से रेलिंग लगाने की मांग की। हो या रोडवेज वाले हैं, जो भी है, तो यहाँ पर रेलिंग लगाया जाए, क्योंकि आए दिन जो है यहाँ पर गिरते रहते हैं। कोई टॉयलेट के बहाने जाते हैं नीचे को तो गिर जाते हैं। जैसे कि अभी ये कुछ देर पहले एक हादसा हुआ था, जिसको हमने अभी रेस्क्यू करके नीचे से लाए। यदि उसको कोई देखते नहीं तो वो सीधे नीचे नदी में गिर के चला जाता, इसलिए उसका रेस्क्यू करके लाया। और हमारा यही कहना है कि रेलिंग होना बहुत अत्यंत जरूरी है। नैनीताल से करीब 15 किलोमीटर दूर बसे कैंची धाम मंदिर में बड़े धूमधाम से नीम करोली महाराज का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर यह मंदिर बना हुआ है, जहां हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन करने पहुंचे। कैंची धाम मंदिर से कई चमत्कार भी जुड़े हुए हैं। बीते 2 सालों से कोरोना के चलते नीम करोली महाराज का जन्मोत्सव बड़ी सादगी से मना। वहीं इस बार 1 हफ्ते पहले से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था और भक्तों ने बाबा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। केदारनाथ के पैदल मार्ग पर प्लास्टिक उन्मूलन के लिए प्रशासन ने अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत प्रशासन ने एक सामाजिक संस्था के साथ पैदल मार्ग से धाम तक 65 दुकानों पर QR कोड वाली बोतल बंद पानी दी। यात्रियों से इन बोतलों की खरीद पर 10 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। खाली बोतल वापस लाने पर यात्रियों को 10 रुपए वापस भी लौटाए जा रहे हैं। यही नहीं, यात्री बोतल को यदि फेंक देते हैं तो उसे एकत्रित करने वाले को भी 10 रुपए इनाम में दिए जा रहे हैं। कपाट खुलने के बाद से अभी तक 3000 खाली बोतलें एकत्रित की गई हैं। इन बोतलों को जल्द रिसाइकिल के लिए भेजा जाएगा। इसमें एक पायलट प्रोजेक्ट हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रन किया है, जिसमें यात्री को 10 रुपये देने पड़ते हैं अगर वो बोतल पे QR कोड होता है, और बोतल यूज़ करके वापस अगर कलेक्शन पॉइंट पर डिपॉजिट करे तो उसको वापस वो रुपये प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर कोई ग्राउंड पे ऐसी पड़ी बोतल मिले तो उसको भी कलेक्ट करने के लिए भेज सकता है। इससे एक तरीके की इकोनॉमी जनरेट होती है और हमारा जो वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली कलेक्शन पॉइंट पर पहुँच जाता है। पंचम विधानसभा के बजट सत्र के दौरान खाद्य मंत्री रेखा आर्या द्वारा चलाई जा रही अपात्र को ना और पात्र को हाँ मुहिम के नियम 58 के तहत चर्चा की गई। नियम 58 के अंतर्गत विपक्षी विधायकों द्वारा कई सवालों को विधानसभा के पटल पर रखा गया। मंत्री रेखा आर्या ने विपक्षी विधायकों के सवालों की जानकारी देते हुए बताया कि विपक्षी विधायकगण जिस विषय को सदन के पटल पर उठा रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जिस परिवार के सदस्यों की मासिक आय 15,000 से ज्यादा है, जिनके पास 4 पहिया वाहन या जिन परिवारों के पास 2 हेक्टेयर सिंचित भूमि है, ऐसे परिवार नए नियमों के तहत अपात्र होंगे। साथ ही इसका आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया जाए। मंत्री रेखा आर्या ने आगे बताया कि नए नियम के आधार पर आम जनता के बीच किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं है। अपात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान बीते 5 मई को एक अपील के रूप में शुरू किया गया था, जिसका पूरे प्रदेश में एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई यदि हमारा अभियान गलत होता तो शायद चुनाव में उसका परिणाम कुछ और होता। चुनाव का परिणाम साफ बताता है कि अभियान भी पैरेलल चल रहा था, चुनाव भी पैरेलल चल रहा था, और आखिरकार अभियान को लेकर जो स्वीकार्यता थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी की जीत के साथ में सुनिश्चित होती है। जो हताशा और निराशा है वो जो है केवल और केवल कांग्रेस में थी, ये हमने बताने का काम किया। इसके अतिरिक्त जो पात्रता की थी वो क्राइटेरिया कांग्रेस गवर्नमेंट में कांग्रेस के द्वारा तय किया गया था। हमारी ओर से AC या 4 गाड़ी का कहीं भी जीओ में जिक्र नहीं है। हमारी ओर से साफ जिक्र ये है कि 15,000 से नीचे आय वाला व्यक्ति जो है वो पात्र की श्रेणी में है, 15,000 से ऊपर वाला आय व्यक्ति वो अपात्र की श्रेणी में है। वह अपना पीला राशन कार्ड बना सकता है, लेकिन गुलाबी और सफेद राशन कार्ड उन्हीं व्यक्तियों के बनेंगे जिनकी आय 15,000 रुपए से नीचे। तो ये स्थिति स्पष्ट करी गई है और ये बताया गया है कि जनता के बीच में इस अभियान को लेकर स्वीकार्यता है। जनता आज ये कह रही है कि हम पात्र हैं, हमें इसका अधिकार दिलाने के लिए खाद्य विभाग को धन्यवाद हम लोग देते हैं।
जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में विश्व रक्तदान दिवस पर मंगलवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजकीय नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर की छात्र छात्राओं ने रक्तदान कर लोगों को जागरूक किया और कहा कि रक्तदान से स्वास्थ्य संबंधी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। रक्तदान से जरूरतमंद मरीजों को जीवन दान भी दिया जा सकता है। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एसपी कुड़ियाल और एसीएमओ डॉक्टर उमा रावत ने चिकित्सकों, चिकित्सा स्टाफ और नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को शपथ भी दिलाई। इस मौके पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जीएस राणा, उदय सिंह रावत आदि मौजूद रहे। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।